टाइटल था भारत की स्थिति एवं विस्तार, इंडियाज़ लोकेशन एंड एक्सटेंट। उस वीडियो में हमने वीडियो के दौरान 2 सवाल पूछे थे। तो उस वीडियो के दौरान जो हमने सवाल पूछे थे उन सवालों का कोई जवाब नहीं आया। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको इसके बारे में, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो नहीं मालूम है। तो मैं सभी स्टूडेंट से, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूअर्स हैं, वीडियो को देखते हैं, उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि एजुकेशनल वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं होती हैं। जो एजुकेशनल क्लासेस होते हैं वो थोड़ा सीरियस क्लासेस होते हैं, उसमें किसी तरीके की हंसी मजाक या इंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और दिमाग में सीखने के लिए एक जो जिज्ञासा होती है वो पैदा करें, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि एजुकेशनल वीडियो या क्लासेस तो थोड़ा बोरिंग होते हैं, इसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता, सिंपल क्लासेस होते हैं। तो अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा या चाहत नहीं है तो आप ये वीडियो नहीं देख सकते। हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना होने दें। मेरा ये टारगेट रहता है कि वीडियो में 10 से लेकर 15 मिनट के बीच की रखना चाहता हूँ। इसी वजह से बहुत सारे जो डायग्राम्स हैं वो मैं पहले से ही बना लेता हूँ वाइट बोर्ड पर, जिससे कि वीडियो और लंबी ना हो पाए। तो आगे से जो वीडियो हैं उन वीडियो को पूरा देखें, तभी कुछ आप चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खुद में ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ कहीं भी जीके का सेक्शन आता है आपके सिलेबस में, वहाँ पे ज्योग्राफी पूछा ही जाता है। और जो स्पेशल नौकरियाँ हैं जिसमें ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं, जैसे यूपी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो, या पीसीएस या यूपीएससी में आप ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल लेते हैं, तो वहाँ पे तो आप ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही पड़ेगा डीप। तो और अगर आप हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं और सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे जनरल ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो जनरल ज्योग्राफी से के नाम का हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें जनरल ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी वीडियो होंगी हम उसी में डाल देंगे, जिससे कि आपको आसानी से जनरल ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो मिल जाएँ। तो आइए देर न करते हुए हम पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपके लिए सवाल छोड़े थे और जिसका आंसर हमें नहीं मिला, आइए उसका आंसर देखते हैं। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी पूरा, इससे पहली वाली जिसमें हमने सवाल पूछे थे, तो उस वीडियो को लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उस वीडियो को पहले देख लें, तभी आपके लिए इस वीडियो का ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो हमने 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल ये था कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है, 30 डिग्री के आसपास है, फिर भी भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है किलोमीटर में वो कम है। ऐसा आखिर क्यों है? और दूसरा सवाल ये पूछा था कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है, तो भारत के बाद ऐसा कौन सा देश है दुनिया का जो 8वें नंबर पर आता है? ये 2 सवाल हमने पूछे थे, जिसमें कि पहला जो सवाल है वो थ्योरेटिकल है और दूसरा जो सवाल है वो फैक्चुअल, उसका आंसर है। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं आखिर होती कैसी हैं। जब एक बार उन्हें आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपके समझ में ये चीज़ पूरी आ जाएगी। सबसे पहले हम दुनिया का एक बार नक्शा ग्लोब बना लेते हैं। जैसे हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसके समानांतर खींची गई रेखाएं, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में खींची गई समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश, और इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ये याद रहे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाती हैं।
इन रेखाओं को समानांतर रेखाएं और इंग्लिश में पैरेलल्स लाइंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ये रेखाएं जाती हैं और इन रेखाओं का विस्तार भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तर नॉर्थ और 90 डिग्री दक्षिण साउथ, मतलब अक्षांश रेखाओं का अक्षांश, इसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाओं का विस्तार भूमध्य होता है, वो 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री। इसके बाद में दूसरी जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। हमने पहले भी वीडियो में बताया था, जो पृथ्वी को दो बराबर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में जो रेखा बांटती है उसको 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये सीधी रेखा हमने खींची, इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। देशांतर का जो विस्तार होता है वो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम होता है। मतलब देशांतर रेखाओं का जो टोटल विस्तार है, इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ये भी समझ लें, 360 डिग्री होता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। ये रेखाएं अर्धवृत्त के समान होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। जब दो देशांतर रेखाएं, अपोजिट की दो देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं तो पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, पूरे सर्किल का निर्माण करती हैं। पूर्ण वृत्त जो होता है, ये ऐसे देखिए आप, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। इस ध्रुव से को मिलाती हुई एक रेखा कर्व रेखा होती है, ये आधे वृत्त के बराबर होती है। जब इसके अपोजिट दूसरी रेखा से मिल जाएगी तो पूरे वृत्त का निर्माण करेगी। इन रेखाओं को देशांतर या लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहा जाता है। इनका विस्तार हमने एक बार और बता दें, इसका विस्तार 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम होता है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। इन रेखाओं को काल्पनिक रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि जब आप पृथ्वी को ऊपर सैटेलाइट की मदद से देखेंगे तो आपको इस तरीके की कोई भी रेखा नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये रेखाएं सत्य में नहीं पाई जाती। ये काल्पनिक रेखाएं। इन रेखाओं को पृथ्वी के अलग अलग स्थानों को समझने के लिए, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, उनकी दूरी को, उनकी दिशा को समझने के लिए इन रेखाओं का जाल बनाया गया। तो ये चीज़ अब तक हम समझ चुके हैं। एक चीज़ समझें, जो ये अक्षांश होते हैं, जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, समानांतर पैरेलल्स, इनके बीच में बराबर दूरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 डिग्री के गैप पे दो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी हर जगह पर, चाहे वो पोल हो, ध्रुव हो, या भूमध्य रेखा हो, या मिडिल अक्षांश हो। कहीं पर भी अगर दो अक्षांश के बीच की दूरी हम जानना चाहेंगे तो वो लगभग 111 किलोमीटर रहेगी, अक्षांशों के बीच की दूरी, क्योंकि ये समानांतर होते हैं। अगर इससे आप मैप पे ऐसे समझ लीजिए कि अगर भूमध्य रेखा से इस अक्षांश की दूरी जितनी है इतनी यहाँ पर होगी और इतनी इसके बीच में होगी। ये तो हमने फ्री हैंड खींचा है तो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, लेकिन रियल में इनके बीच की दूरी समान रहती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक। जबकि जो दूसरी देशांतर रेखाएं होती हैं, यहाँ पर मेन ट्रिक है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो कर्व लाइन हमने खींची हैं, जिनका विस्तार 180 डिग्री पूर्व से 180 डिग्री पश्चिम, टोटल विस्तार इनका 360 डिग्री होता है। इन रेखाओं का क्या होता है, ये कर्व रेखाएं होती हैं, तिरछी रेखाएं होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती हैं। तो इन रेखाओं की जो मैक्सिमम दूरी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस एक डिग्री के बीच में होती है, वो कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर।
और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ हम जाने लगते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती चली जाती है और ध्रुवों पर जाकर वो 0 हो जाती है, 0 किलोमीटर। ऐसे समझिए कि ये कोई दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसके बीच में ये भूमध्य रेखा है। जब इससे यहाँ एक रेखा खींचेंगे, एक देशांतर रेखा और दूसरी देशांतर रेखा ये खींची हमने, तो आप देखिए कि जो मैक्सिमम दूरी है वो भूमध्य रेखा पर रहेगी इन देशांतरों के बीच। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों तक जाएंगे, इसके बीच की दूरी कम होती जाएगी और ध्रुवों पर जाकर ये 0 हो जाएगी। इसी वजह से होता ये है कि हम पहले भारत का मैप समझ लेते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं तो आप समझ पाएंगे। थोड़ा छोटा सा बनाते हैं जिससे कि आप समझ पाओ। ये भारत का मैप है, आप भी बनाने सीख जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमने भारत का मैप बनाया। हमने कहा था कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो दूरी है किलोमीटर में, वो कितनी बताई थी? 3314 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की दूरी जो बताई थी हमने, वो कितनी बताई थी? 2933 किलोमीटर। जबकि हमने कहा था भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो लगभग अबाउट 30 डिग्री है, लेकिन दूरी उत्तर से दक्षिण की ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम दूरी कम है। ऐसा क्यों है? हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर है, वो लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसका मतलब ये भूमध्य रेखा, इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो मिडिल भाग है, जहाँ से भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी नापी जाती है, वो लगभग 23.5 डिग्री के आसपास पड़ता है। इसका मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर इन देशांतरों के बीच की दूरी घटती चली जाती है और 23.5 डिग्री पर जाकर थोड़ी कम हो जाती है। इसी कारण ये होता है कि सेम समान देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार होने के बावजूद भारत की पूर्व से पश्चिम जो दूरी है धरातल पर वो कम है और उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी अधिक है। क्योंकि हमने ये बताया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं, पैरेलल्स रेखाएं होती हैं, वो भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक समान होती हैं, उनके बीच की दूरी समान रहती है। जबकि जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं, ये वाली, इसमें सबसे मैक्सिमम दूरी भूमध्य रेखा पे होती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों पे जाने पर इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है, जैसे हमने ये बताया, और ध्रुवों पर जाकर 0 हो जाती है। तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम दूरी नापी जाती है वो लगभग 23.5 डिग्री के आसपास या 23 डिग्री के आसपास नापी जाती है। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है। इसका मतलब जो 111 किलोमीटर दूरी होगी 1 डिग्री देशांतर के बीच में, वो भूमध्य रेखा पर होगी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे हमने ये बताया। तो इसी कारण ये दूरी 1 डिग्री के बीच में कम होती है और कुल मिला के जब हम दूरी निकालते हैं तो इन दूरियों के बीच में इतना डिफरेंस आ जाता है, 2933 और 3314 किलोमीटर। अगर हम इसको देखना चाहें तो तकरीबन 70 और 300, तकरीबन 300 पौने 400 किलोमीटर का डिफरेंस दोनों के बीच में हो जाता है, जबकि समान अक्षांश और देशांतरीय विस्तार होने पर। तो ये तो आपके पहले सवाल का आंसर था। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, हमने काफ़ी टाइम लिया इसको समझाने में। उसके बाद में जो दूसरा सवाल था वो ये था कि भारत का दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है।
तो 8वें स्थान का देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो याद रखो, इसका आंसर तो सिंपल है, फैक्चुअल सवाल है ये, इसमें कोई कंसेप्ट या कोई सिद्धांत नहीं है। 8वें नंबर का दुनिया में जो देश है उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक देश है और साउथ अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका में जो पड़ता है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना का नंबर है। अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पहली, भारत से पहले छठी रैंक पे कौन सा देश आता है, हमें मालूम है ऑस्ट्रेलिया, और 8वें नंबर पे भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। यही दो सवाल थे, इन्हीं दो सवालों का जवाब और एक्सप्लेनेशन हमें इस वीडियो में देना था। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके समझ में आई होगी, जो हमने पढ़ाया बताया वो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।